एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जी अब से पहले हमने पढ़ा था फिशन। फिशन के अंदर क्या होता था, मेरे पास एक हैवी न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम। वो क्या करता था, वो टूटता था दो न्यूक्लियाइज के अंदर, जो कि कंपेरेटिवली उससे छोटे साइज में होती थी। तो उनका क्या होता था भाई, उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी हुई होती थी, मतलब कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी, है ना। तो मेन चीज यही है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो जी यूरेनियम है, ये आपका टूट गया। बेसिकली आपके बताया था दो आइसोटोप्स होते हैं, एक यूरेनियम 235, एक यूरेनियम 238, और जो ज्यादा रेडियो एक्टिव है वो है 235। तो भाई ये ब्रेक होता था दो स्मॉलर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियाइज के अंदर। तो इसकी तो ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती थी बड़ी, इन दोनों के समीशन की, इसकी भाई कम होती थी। अब जंप करते हैं अपने जो आज का टॉपिक है फ्यूजन। अब देखो फिजन के अंदर तो क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहा है। फ्यूजन के अंदर क्या होगा, जुड़ेंगे। कौन, लाइटर न्यूक्लियाइज। ठीक है, हमने एक ग्राफ पढ़ा था, देखो इस ग्राफ को मैं तीसरी बार बना रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी दो बार बना चुके हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास, एटॉमिक मास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो समवॉट ग्राफ मेरा कुछ ऐसे दिखता था। यहां पे आपका यूरेनियम, और जी यहां पे आपका कहीं पे आयरन, जिसकी हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी होती थी। ठीक है, आयरन 56। अब देखो भाई ये जो हैवियर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये वाले क्या करेंगे, ये कर रहे थे फिशन कर रहे थे। अब जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे ये नंबर क्या होगा 235, ठीक है, ये वाला। अब ये सपोज ये टूटा किसके अंदर, दो न्यूक्लियस के अंदर। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, 100 + 135 के अंदर टूटा है। मतलब एटॉमिक मास का मतलब बेसिकली क्या होता है, कितने न्यूक्लियॉन्स है उसके अंदर। तो सपोज करो जो पहला बना उसके अंदर 100 न्यूक्लियॉन्स चले गए, 135 वाले के अंदर, दूसरे के अंदर 135 न्यूक्लियॉन। तो इसकी तो भाई ये समवॉट यहाँ पे आ गया होगा दोनों। तो देख रहे हो, पहले तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इतनी थी और अब दोनों की इतनी होगी, तो इंडिविजुअली बढ़ गई दोनों की। समझ रहे हो, तो इन्होंने तो स्टेबिलिटी गेन कर ली, हैवियर वालों ने फिजन करके। अब बात है भाई इनकी, जो लाइटर न्यूक्लियाइज है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। अब हाइड्रोजन है, इसकी बहुत कम होती है, 1.1 के आसपास होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब इसको अपनी क्या करनी है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ाएगा भाई, तो ये करेगा फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ भाई आपका यहाँ पे बना है, ठीक है, थोड़ा स्लोप सही से बना लो, स्ट्रेट लाइन ले रही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हीलियम, ठीक है। अब अगर दो हाइड्रोजन कंबाइन करके एक हीलियम बनाए, तो आप बताओ क्या उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी, आज में बढ़ तो रही है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर जब भी कभी मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मेरी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या प्रोसेस, क्या है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब कि आपका फिजन और फ्यूजन दोनों के दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझते भाई फ्यूजन एक्चुअली होता क्या है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन की। when two or more lighter nuclei combines to form a stable कंपेरेटिवली, मतलब ऐसी बात क्यों लिख रहा हूं, पहले से स्टेबल, क्योंकि भाई मोस्ट स्टेबल तो आपका आयरन है ना। अब ये हीलियम बन रहा है, उससे तो मतलब हीलियम भी आपका देखो नोबल गैस है, लेस रिएक्टिव है, थोड़ा स्टेबल है, ठीक है। अब मैं Fe से तो कम ही है ना, तो इसलिए लिख रहा हूं कंपेरेटिवली स्टेबल, फॉर्म्स आर कंपेरेटिवली स्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जी इतनी बात तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन यार एक बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। कैसे,
अब समझते हैं, आपने लिख ली होगी डेफिनेशन, है ना, ऊपर वाले एग्जांपल्स भी। क्या आप कहते रहे हो कि भाई दो मैं न्यूक्लियाई लूंगा और उनको एक साथ जोड़ दूंगा, क्या इतना ईजी है दो न्यूक्लियस को जोड़ना? लाया और ऐसे जोड़ दिए, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, 1H1 1H1। भाई इन दोनों को मैं पास ला रहा हूँ, क्या ये पास आएंगे? क्या ये कंबाइन होंगे? अब इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, ऐसे पास में, लेकिन इनके बीच में तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसे नेचर का फोर्स? भाई रिपल्सिव नेचर का फोर्स। ये इधर भागने की कोशिश करेगा इससे, ये इधर भागने की कोशिश करेगा, तो रिपल्सन हो रहा है। तो भाई अगर मुझे इनको पास में लाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इनको मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी क्या आएंगे? पास आएंगे। भाई कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि ये एक साथ इतने क्लोज आए कि आपका न्यूक्लियर फोर्स वर्क करने लगे। अभी ये कौन सा फोर्स है? ये भाई बाप फोर्स है। कैसे? ये सबसे जितने भी आपके फोर्स है ना, आप जितने भी आप जानते हो, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, सारे फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस, सबसे ज्यादा डोमिनेट ये करता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मैं इनको इतने क्लोज ले आया न्यूक्लियॉन्स को कि उन्होंने न्यूक्लियर फोर्स को फील करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मुझे फर्दर एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको इतना क्लोज लाने के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अब देखो एनर्जी कैसे दूंगा बेसिकली मैं, मतलब कि इसको मुझे एक वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा, ठीक है। गैसियस एटम है तो इसको भाई कैसे भेजूं? तो सिंपल से हमने पढ़ा है भाई, गैसियस एटम की अगर मुझे एक्टिविटी बढ़ानी है या रैंडमनेस बढ़ानी है, रैंडमनेस मतलब मोशन बढ़ाना है उसका, तो कैसे बढ़ाऊंगा भाई? सिंपल, हीट। अब कितनी हीट देनी पड़ेगी ये भी तो सोचना पड़ेगा। हीट तो दे रहे हैं, तो भाई जो अप्रोक्सीमेट अगर रफ आइडिया बोलूं तो टेम्परेचर होगा आपका 10 टू द पावर, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, ठीक है, 10 टू द पावर 9 केल्विन। भाई बहुत हाई टेम्परेचर, 10 टू द पावर 9 केल्विन। इवन इतना टेम्परेचर अर्थ पे क्रिएट करना इम्पॉसिबल। समझो इतना टेम्परेचर कैसे क्रिएट करा जाए? इवन कोई मेरे पास ऐसा यूटेंसिल या फिर कोई ऐसा चैम्बर भी नहीं होगा जो इतने टेम्परेचर को, मतलब उस इतने टेम्परेचर के अंदर वो सस्टेन हो सके, है ना, इतने टेम्परेचर के अंदर वो बच जाए। तो भाई कैसे करेंगे? पहली बात। दूसरी बात क्या करते हैं, इतनी आपने समझ ली होगी, एक बार थोड़ा सा कागजी काम करते हैं ना, लिखने वाला काम करते हैं, ठीक है। सिंस वी नो nuclei are positive, so there will be electrostatic force of repulsion. Electrostatic force of repulsion. So we have to give energy from surrounding, मतलब कि मुझे बाहर से इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो कैसे करूंगा? वाया हीटिंग। ठीक है। अब भाई आप कह रहे हो कि मैं इसको हीट कर रहा हूं, उसके बाद मुझे हीट जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे समझो एक मुझे एक मिनिमल अमाउंट ऑफ हीट देनी है, ठीक है। अब वो बताऊंगा मैं, उसका भी जुगाड़ है ना, कैसे करनी है। अब मैं इसको एक मिनिमल अमाउंट ऑफ अगर हीट दूंगा, तो हीट देने के बाद क्या होगा भाई, ये बहुत 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 क्लोज आएंगे, और उसके बाद जैसे इसका न्यूक्लियर फोर्स इसके एक्टिव में आ जाएगा ना, ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब मुझे स्टार्टिंग में एनर्जी देनी है, इसको इनिशिएट करना है। एक बार ये मैंने अगर उस क्लोज रेंज के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियर मतलब आपका न्यूक्लियर फोर्स आपका उस न्यूक्लियस के बीच में लगने लगे, उसके बाद बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैंने लगाई है उससे तो कहीं ज्यादा एनर्जी क्या मुझे मिलेगी।
अब देखते हैं कैसे। सो वी हैव टू गिव एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग वाया हीटिंग। अब इतनी एनर्जी भाई मिलेगी कैसे? तो जी आपने एटॉमिक मास, एटम बम सुना होगा। तो जी अगर मैं एक एटम बम फोड़ दूं, ठीक है, एटम बम फोड़ने के बाद कुछ जो एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी आपकी अराउंड 10⁻7 केल्विन के आसपास, केल्विन के आसपास। ये भी बहुत हाई टेम्परेचर है, लेकिन यार अभी भी मैं 10⁻9 के क्लोज नहीं पहुंच पाया। अभी बता कर आपको कि मुझे अप्रोक्सीमेटली कितनी एनर्जी चाहिए भाई, कितना टेम्परेचर चाहिएगा, 10⁻7, 10⁻9 के आसपास। लेकिन एक एटम बम फूटने के साथ साथ भी 10⁻7 केल्विन। अब इसका आंसर आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं स्टार्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कि स्टार्स के अंदर क्या होता है, फिजन, ठीक है। तो एटम बम के अंदर कितनी चाहिए, कितनी निकलती है, 10⁻7। अब समझते हैं भाई। देखो आपका जो सन है वो क्या है, दैट इज स्टार। अब स्टार के अंदर क्या है, एनर्जी। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि वहां पे कोई जनरेटर लगा हुआ है या कोई कुछ सोर्स है जहां से भाई आग परमानेंटली जलती रह रही है। तो देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस, वो भी न्यूक्लियर। अब फिजन होता है कि फ्यूजन होता है, ये कैसे पता लगा है? तो रिसर्च करने के बाद पता लगा भाई, वहां पे जो सन कंपोनेंट कि सन किस किस चीज से बना हुआ है, तो भाई सन के अंदर 90% तो भाई हाइड्रोजन और हीलियम ही थे, और 10% अदर एलिमेंट्स, 10% अदर एलिमेंट्स। तो भाई यहां से एक चीज तो क्लियर होगी, सन के अंदर या जितने भी स्टार्स हैं उनके अंदर होता तो भाई फ्यूजन ही है, फिजन नहीं होता। फिजन के लिए तो मुझे क्या चाहिए, हैवियर, याद आ रहा है, हैवियर न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल यूरेनियम ऐसा चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या भाई, हाइड्रोजन और हीलियम। तो मतलब कि हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनेगा, तब क्या निकलेगी, वहां से एनर्जी निकलेगी। लेकिन एक दिक्कत और भी है अभी यहाँ पे भी, जो सन के कोर का टेम्परेचर है, एवरेज सन के एवरेज कोर का जो टेम्परेचर है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन्स कोर लिख लो आप, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन्स कोर is approximately equals to 10⁻7 केल्विन। भाई फिर से वही दिक्कत है, 10⁻7 केल्विन आ रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन यार इसको इनिशिएट करने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए 10⁻9 केल्विन। अब इसको कैसे अचीव किया जाए? अब देखो एक और रिलेशन है बोल्ट्जमैन का, एक वेलोसिटी के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन था, उसको समझते हैं। ये सब आपने लिख लिया होगा यो। बोल्ट्जमैन वेलोसिटी एंड फ्रैक्शन ऑफ एटम और फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल न्यूक्लियस, जो भी है ना। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को ले लेते हैं। तो जी उन्होंने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के अंदर उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन ठीक है, न्यूक्लियस हो या एटम्स हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस की ले रहे हैं, और यहाँ पे आपकी है वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है कि भाई अगर मेरे पास इतने फ्रैक्शन है तो उनकी कितनी एनर्जी, इतने फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो उनकी कितनी वेलोसिटी, इतनी, इतने वालों की इतनी, इतने वालों की इतनी। इसको थोड़ा ऊपर ले लो, है ना, नहीं ठीक है। अब इतने वालों की जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है वो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की है, ठीक है, जो कि जिसको भी हम इवन एवरेज भी ले लेते हैं, आरएमएस वैल्यूज भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एंड में आए तो आपको पता लगा भाई ये जो छोटा सा पोर्शन है
देख रहे हो आप, छोटा सा पोर्शन आ रहा है। इवन मैंने तो इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया, बहुत छोटा होता है, ठीक है। इतने फ्रैक्शन की एंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, देख रहे हो इसकी कंपैरिजन में, क्योंकि ऐसा वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। अगर वेलोसिटी ज्यादा, हमने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी केटीजी के अंदर हाफ केबीटी। केबी क्या आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, केबी क्या होता है आर बाई एन ए। अब आर आपको पता है, आर क्या है गैस कांस्टेंट, एन ए क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ऐसे आप बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। तो अगर मेरा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर मेरी वेलोसिटी ज्यादा, देखो जैसे बना सकता हूं मैं, तो टेम्परेचर भी ज्यादा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि मेरे पास कुछ है न्यूक्लियस जिसकी एनर्जी है भाई ज्यादा, कम है लेकिन है। अगर उन्होंने एक बार फ्यूजन स्टार्ट करा दिया, अगर एक बार फ्यूजन स्टार्ट हो गया तो 10 टू दी पावर 7 से 10 टू दी पावर 7 से 10 टू दी पावर 9 टेम्परेचर एक बार रीच हो गया, क्योंकि फ्यूजन स्टार्ट हुआ। एक बार अगर फ्यूजन स्टार्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये वाले भी कर लेंगे भाई आपके, ये वाले भी कर लेंगे, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा हीट मिल गई तो ये और तेज जाएंगे। समझ में आई बात? सेम चीज अगर मैं आप बोलो कि भाई एटम बम वाली जो बात कर रहा था यहाँ पे 10 टू द पावर 7, तो यही सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। कि भाई जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई मैंने फिजन पढ़ा था, फिजन के अंदर तो मैं बोल रहा था कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जहां से मैं एनर्जी निकालता हूँ। इवन 3 to 4% ऑफ द एनर्जी, है ना, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं अपने घरों में या डोमेस्टिक यूजेस में या फिर इंडस्ट्रियल यूजेस के अंदर, वो 3 to 4% ऑफ द एनर्जी हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही मिलती है, ठीक है। तो वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से उधर पे हो रहा था भाई फिजन, क्या मैं फ्यूजन को यूज कर सकता हूँ जहां पे मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकूं? भाई एनर्जी तो यहाँ पे भी निकल रही है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे क्या होता है, देखो वो भी अनकंट्रोल्ड था, मैंने देखा था वहां पे भी बम बन रहा था, लेकिन यहाँ पे बनेगा आपका हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम आपका सबसे ज्यादा खतरनाक बम होता है। एटम बम से खतरनाक क्या होता है आपका एटम बम। इवन मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक एटम बम को फटने के बाद या कहीं पे अगर उसने किसी ने फोड़ दिया और वहीं पे मैं ऐसा एक चैम्बर रख दूं जहां पे मैं हाइड्रोजन, समझ रहे हो, 2 हाइड्रोजन्स को या फिर मोर देन बहुत सारे मैंने न्यूक्लियस रख दिए, किसके हाइड्रोजन्स के 1H1, ठीक है, और उनको एक साथ रख दूं तो वहां पे एटम बम फट सकता है। मतलब एटम बम के साथ बाद एक और बहुत बड़ा धमाका, समझ। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी पिछली बार कि भाई 50 ग्राम यूरेनियम ले लो, एक शहर खत्म। लेकिन अगर वहीं भी बात करूं भाई, इसके हाइड्रोजन बम की बात करूं तो 50 ग्राम में एक शहर यहाँ आपकी आधी पृथ्वी खत्म कर सकता है, समझ लो, एक शहर नहीं आधी पृथ्वी। अभी मैं एग्जैक्ट एनर्जी भी बताऊंगा कि भाई किसके कितने ज्यादा होती है, कि भाई आपको मैंने बताया था कि फ्यूजन के अंदर कितनी एनर्जी निकलती है, फ्यूजन के अंदर इवन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इधर पे क्या बोलूं मैं कि भाई जो आपका फ्यूजन होता है उसको अभी तक सिर्फ मैं किस तरीके से यूज करता हूं, सिर्फ एक हाइड्रोजन बम बनाने के लिए यूज करता हूं फ्यूजन। टिल नाउ अभी तक जितने भी रिसर्चेस है, टिल नाउ फ्यूजन, और टू बी प्रिसाइज न्यूक्लियर फ्यूजन, कैन ओनली बी यूज्ड इन मेकिंग हाइड्रोजन बम। मतलब इसको मैं एक प्रोडक्टिव यूज में तो नहीं ले सकता, है ना। वहां इतना कर सकता हूँ भाई, हाइड्रोजन बम बना लिया तो मैं दूसरे देश को डरा सकता हूँ भाई मेरे पास हाइड्रोजन बम है। जैसे पाकिस्तान धमकी देता रहता है इंडिया को कि भाई हाइड्रोजन बम, सॉरी न्यूक्लियर बम, तो इंडिया ने भी अपनी सेफ्टी के लिए बना रखे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई अगर पाकिस्तान वालों ने फोड़ा तो इंडिया तो यार बहुत बड़ा एरिया है, तो मे भी हो सके इंडिया का कोई पार्ट डैमेज हो जाए, लेकिन अगर इंडिया ने एटम बम छोड़ दिए तो पाकिस्तान पूरा पूरा उड़ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि ग्लोब पे कभी था भी या नहीं। तो अभी तक सिर्फ मैं इसको क्या यूज कर सकता हूँ, हाइड्रोजन बम बनाने के लिए, कोई प्रोडक्टिव यूज में नहीं ले सकता। जितने भी हमारे पावर प्लांट्स है, इवन अप्रोक्सीमेटली 130 to 135 के आसपास जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स है अपने इंडिया के अंदर, सारे के सारे किस पे चलते हैं भाई, फिजन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो भाई ये एक बहुत बड़ी बात हमारी यहाँ पे क्लियर होती है। अब भाई
इतनी सारी मैंने थ्योरीज तो पढ़ ली, इवन मुझे समझ में आ गया भाई फ्यूजन एक्चुअली होता क्या है। अब भाई थोड़ी सी रिएक्शन भी लिख लेते हैं, है ना, ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब लिखते हैं जी रिएक्शन, कौन सी वाली रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है फ्यूजन में, ठीक है, जो आपकी किसके अंदर होती है, स्टार्स के अंदर होती है, सन के अंदर होती है ना। अभी हमने पढ़ा था भाई कि भाई हाइड्रोजन आपका किसी में कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, ठीक है। तो ये देखते हैं, आपने क्या लिया 1H1 प्लस 1H1। अब स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, है ना, ये नहीं कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। तो पहले कन्वर्ट होता है ड्यूटेरियम के अंदर, आइसोटोप याद है हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन का एक तो ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम क्या होता है आपका 1s2 और ट्रिटियम क्या होता है 1s3, ठीक है। एटॉमिक मास 3, एटॉमिक मास 2, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। अब यहाँ पर आपका और दो चीजें और निकलती हैं, एक तो भाई आपका निकलेगा E प्लस प्लस, E प्लस याद है क्या होता था आपका पॉजिट्रॉन, है ना, और पॉजिट्रॉन निकला तो भाई आपका न्यूट्रिनो भी निकलेगा। अब देखो आपको थोड़ी बहुत पहली वाली चीज से याद करो, बीटा प्लस डीके पढ़ा था क्या हमने। यहाँ पे ये जो एक प्रोटॉन है ये किसके अंदर, इसके अंदर भी न्यूट्रॉन नहीं था, इसके अंदर भी न्यूट्रॉन नहीं था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन तो है ही भाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब कि एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। किस में होता था भाई, बीटा प्लस डीके में। इसका मतलब कि n/p रेशियो बढ़ रहा था, याद है, n/p रेशियो अगर बढ़ाना है तो अल्फा डीके या बीटा प्लस डीके, ठीक है। तो चीजें सारी की सारी रिलेटेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, आपका जो ये आपका पॉजिट्रॉन है, अब इसका एंटाई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का एंटाई पार्टिकल पॉजिट्रॉन, ये जो एंटाई पार्टिकल एक साथ मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, एक साथ मिलके और ये खत्म हो जाते हैं और सिर्फ निकालते हैं गामा एनर्जी, मतलब एनर्जी निकालते हैं किस फॉर्म में, गामा रेडिएशन के फॉर्म में, और दो गामा निकलते हैं। इसको मैटर एनहिलेशन के नाम से टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, मैटर एनहिलेशन, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 हो गया, ठीक है। स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ, आपके दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बने, ड्यूटेरियम प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया था इसने कंबाइन करके एनर्जी निकाल दी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ होगा भाई, जो आपका ड्यूटेरियम है ये फिर से हाइड्रोजन के साथ मिला और इसने अब की बार मिलके बनाया भाई ट्रिटियम 1 3, ठीक है। और जब ये 1 3 बना तो यहाँ से और क्या निकलेगा आपका गामा एनर्जी का निकल जाता है, ठीक है, गामा प्लस, ठीक है। अब फर्दर ये हो गया आपका स्टेप 2। अब स्टेप 3 के अंदर क्या होगा आपका भाई, जो आपके जो ट्रिटियम है, दो ट्रिटियम कंबाइन होंगे, किसके अंदर कंबाइन होंगे, आपका हीलियम बन जाएगा इस बार He2 4, और क्या निकलेंगे, ध्यान देना, आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है, 1H1 6 प्लस, ऐसे करके ये आपका कुछ ऐसे करके रिएक्शन आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर इस पूरी रिएक्शन को मैं कंबाइन करूं तो कंबाइन करके क्या मिलेगा मुझे भाई, आपका इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा कि भाई 1H1 4 टाइम्स इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये मेरे पास ऑलरेडी 2 है तो ये कट गए, ठीक है। फर्दर और क्या मिलेगा आपको, आपको एक तो हीलियम मिल गया, He2 4, और क्या मिलेगा भाई, आपको 2 न्यूट्रिनो मिले, सॉरी, ठीक है, और आपको 6 गामा मिले, और इसमें एनर्जी इवॉल्व हुई, ठीक है। सब में सारे प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, और जो कंबाइन होकर टोटल एनर्जी जो 4 हाइड्रोजन्स को
मिलके जो जो हीलियम बना है, इवन आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे डायरेक्ट जेईई मेंस के अंदर या जेईई एडवांस के अंदर डायरेक्ट कि भाई अगर मुझे एक हीलियम बनाना है थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, तो भाई कितने मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए? 4 चाहिए, ध्यान रखना 4। ठीक है, तो इसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है आपकी एनर्जी रिलीज वो होती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 28 MeV। ठीक है, और आपको याद है यूरेनियम वाले केस में, मतलब कि फिजन वाले केस में आपकी एनर्जी निकली थी अप्रोक्सीमेटली 200 MeV, 200 से ज्यादा ही थी। अब आपको यहां से तो देख के लग रहा है कि भाई फिजन में ज्यादा एनर्जी निकल रही है और फ्यूजन में कम निकल रही है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई एक मेरे पास न्यूक्लियस है किसका? यूरेनियम का, और एक मेरे पास न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, तो कौन ज्यादा हैवियर है? ऑब्वियसली यूरेनियम बहुत बहुत ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अगर मैं इनके सिर्फ एक एक न्यूक्लियस से कंपेयर करूं तो क्या वो सही रहेगा? क्या वो एक फेयर कंपैरिजन होगा? नहीं, वो एक बायस्ड कंपैरिजन होगा। तो अगर मुझे फेयर कंपैरिजन करना है तो मैं क्या करूंगा? एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास ये देखूंगा भाई कि अगर मैं 1 यूनिट मास लूं तो तब कितनी एनर्जी निकल रही है। अगर मैं यूरेनियम की बात करूं, ठीक है, U235, और एनर्जी पर यूनिट मास निकाल रहा हूं, तो आप बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट, जो एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली आएगी कितनी? 200/225। ठीक है, तो ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.8 के आसपास, 0.8 MeV। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, समझ रहे हो, तो आपके मैंने 4 हाइड्रोजन यूज हुए थे, उसमें आपकी निकली थी 28, तो 1 AMU के अंदर कितनी निकलेगी? ठीक है, कितनी निकलेगी? 28/4, तो ये आपकी निकली 4। ठीक है, ये 28 ही पहले से अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वैसे डिवाइड करके एग्जैक्ट 7 आ जाए, लेकिन 28 ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। वो तो आपको याद नहीं करनी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि भाई इतनी ज्यादा होती है। देख लो आप कितने टाइम से ज्यादा है, तो आपका जो फ्यूजन के दौरान जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए तो वो भाई अनकंट्रोल्ड है। और ये वाली, इसमें मुझे इतनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, एक स्लो न्यूट्रॉन भेजूंगा और वो मेरा क्या करा देगा भाई? फिजन करा देगा यूरेनियम के केस में। लेकिन अगर वहीं पे हाइड्रोजन की बात करूं तो भाई मुझे टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर, इवन अगर मुझे वो अर्थ पे पॉसिबल कराना है फ्यूजन किसका? हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर, तो भाई मुझे एक एटम बम फोड़ना पड़ेगा, उससे जो एनर्जी निकलेगी उससे मेरा ये हाइड्रोजन फाइनली किसमें कंबाइन होगा? इसके अंदर, तब जाके वो इनिशियलाइज होगा। समझ रहे हो कितनी पहले से मुझे एटम बम फोड़ना पड़ेगा। और यही सेम काम होते रहते हैं आपके सन के अंदर या आपके जितने भी स्टार्स हैं। तो जी आपका यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है और आपकी ये मॉडर्न फिजिक्स की जो सीरीज थी ये भी खत्म होती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए स्टेप अप जी।